नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ पार्ट थर्ड। आज का ये वीडियो दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ पार्ट थर्ड होने के साथ साथ ये हमारा दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का अंतिम पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम शेष उन मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के साथ संपर्क रहा है। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें भी हमने उन शासकों के बारे में पढ़ा है जिनका दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करनी होती है और हमारे सिलेबस में है मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। तो इससे पहले हम 9 शासक जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे सेकेंड पार्ट के जो हमारे अंतिम शासक थे उनका नाम था उदय सिंह। तो आज के हमारे प्रथम मेवाड़ के शासक हैं 10वें नंबर के जगमाल। इससे पहले जो 9 शासक हमने पढ़े हैं उनमें भी हमने उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ा है जिनका संबंध दिल्ली सल्तनत के साथ रहा है और मैंने आपको बताया था कि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करनी है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इसी तरह का पूछा जाएगा जिसमें मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत का दोनों का कुछ ना कुछ संबंध रहा हो। तो चलते हैं आज के प्रथम शासक की तरफ जिसका नाम है जगमाल। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उदय सिंह के ये पुत्र थे जो हमारे सेकेंड पार्ट के लास्ट शासक थे। और इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि आज के वीडियो के हमारे जो प्रमुख शासक होंगे वो होंगे महाराणा प्रताप, क्योंकि जो सबसे लंबा जो संघर्ष चलता है मुग़लों के साथ दिल्ली सल्तनत के साथ वो महाराणा प्रताप का ही चलता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें इम्पोर्टेंस देनी है, सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान से जिस चीज़ को पढ़ना है उनमें है महाराणा प्रताप। तो उदय सिंह के ये पुत्र थे और महाराणा प्रताप का छोटा सौतेला भाई था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, यानी उदय सिंह के भी ये छोटे पुत्र थे। बावजूद इसके इनको शासक बनाया जाता है क्योंकि इनकी जो माता थी वो महाराणा उदय सिंह की प्रिय रानियों में से एक थी और इसी प्रिय रानी होने के कारण इसने जीते जी, नीचे के पॉइंट में मैंने लिखा है कि उदय सिंह ने जीते जी जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन परंपरा रही है कि जो भी शासक होता था उसका ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता था, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता था। लेकिन यहाँ पर जो उदय सिंह हैं वो अपनी प्रिय रानी के पुत्र छोटे होने के बावजूद भी जगमाल को यहाँ पर सिंहासन पर बैठा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराणा प्रताप बड़े थे, इसलिए मेवाड़ के सरदारों व अखैराज सोनगरा ने मिलकर प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा दिया। तो अखैराज सोनगरा ये महाराणा प्रताप के नाना थे और इसी वजह से जब इनको पता चलता है कि ये उदय सिंह जो है वो जगमाल को सिंहासन पर बैठाते हैं तो इनका विरोध करते हुए मेवाड़ी शासकों के साथ मिलकर के, मेवाड़ी सरदारों के साथ मिलकर के और अखैराज सोनगरा ने महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठा दिया। अब ऊपर के जो 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं इनका दिल्ली सल्तनत के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैंने इसको इसलिए शामिल किया है क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा उसको रिलेट करने के लिए हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जगमाल नाराज होकर के और अकबर के पास चला गया। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर और आधा सिरोही राज्य दे दिया। तो ये हमारा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो पॉइंट आता है कि इस बात से नाराज होकर के जैसे ही अखैराज सोनगरा ने और मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर के महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठाया और जगमाल को गद्दी से हटाया, तो इस बात से जगमाल नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के किसके पास चले जाते हैं? अकबर के पास। तो यहीं से हमारा पॉइंट निकल कर के आता है कि महाराणा प्रताप के समय दिल्ली के शासक कौन थे? अकबर। और जगमाल जब गद्दी पर बैठता तो भी कौन थे? अकबर। जगमाल ज़्यादा समय तक शासक नहीं रहा, कुछ ही दिनों तक वो शासक रहा। तो अकबर के पास जाने के बाद में दूसरा हमारा प्रश्न बनता है कि अकबर ने जगमाल को कहाँ की जागीर दी? तो जहाजपुर की जागीर दी और आधा सिरोही राज्य भी जगमाल को अकबर के द्वारा दे दिया गया। तो एक ही पॉइंट पढ़ने के लिए हमें ऊपर के पॉइंट पढ़ना पड़ा क्योंकि नाराज किस बात से थे जगमाल, इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमें ऊपर के पॉइंट हमें याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज के वीडियो के हमारे प्रमुख शासक हैं महाराणा प्रताप, जिनका शासन रहा था 1572 से 1597 ईस्वी तक
और ये ऐसे शासक हैं, ऐसे मेवाड़ के शासक हैं जिनका सबसे लंबा संघर्ष रहा है दिल्ली सल्तनत मुगलों के साथ। और न केवल संघर्ष रहा है बल्कि इनकी विशेषता भी रही है कि मुगल इनको लास्ट तक भी नहीं पकड़ सके, ना अपने अधीनता इनको स्वीकार करवा सकी, और लास्ट में वो हार करके और मेवाड़ की तरफ ध्यान देना ही छोड़ देते हैं महाराणा प्रताप के समय। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला पॉइंट है उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र। ऊपर हमने पढ़ा था जगमाल इनके छोटे पुत्र थे, तो उदय सिंह के महाराणा प्रताप बड़े पुत्र थे। 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो जब ये महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो उसी समय अकबर नागौर दरबार लगाता है, और जिसमें सभी जो राजपूत शासक हैं वो सम्मिलित होते हैं। और सम्मिलित होने का अर्थ ही होता है कि जो भी इस दरबार में सम्मिलित होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर रहा होगा। लेकिन महाराणा प्रताप इस नागौर दरबार में नहीं पहुंचते हैं, और इस तरह से मेवाड़ प्रथम और एकमात्र रियासत थी जो नागौर दरबार में नहीं पहुंचती है और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करती है। अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 बार दल भेजा। इसको हम शिष्टमंडल भी कहते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, रिपीट भी बहुत बार ये प्रश्न होता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए, समझाने के लिए कितने बार शिष्टमंडल भेजा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4 बार शिष्टमंडल भेजा। अब इसकी जो जानकारी हमें पूछी जा सकती है वो भी हमें याद रखनी है कि जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए उनका हमें सन और माह याद रखना है और नेतृत्वकर्ता को याद रखना है। तो सबसे पहला जो दल भेजा, शिष्टमंडल भेजा, वो नवंबर 1572 में भेजा गया, और किसके नेतृत्व में भेजा गया? जलाल खां के नेतृत्व में ये दल भेजा गया। दूसरा जो शिष्टमंडल है वो जून 1573 में मानसिंह, जो जयपुर के शासकों के वंशज थे, उनके नेतृत्व में भेजा गया। तीसरा शिष्टमंडल सितंबर 1573 में भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया, और चौथा शिष्टमंडल दिसंबर 1573 टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया। तो दूसरी प्रमुख बात हमें ये याद रखनी है, पहली थी कि 4 बार शिष्टमंडल भेजे गए, दूसरे हमें किस किस के नेतृत्व में भेजे गए, और तीसरी बात सबसे प्रमुख है इनका क्रम, कि अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के नेतृत्वकर्ताओं का सही क्रम क्या है। तो इसकी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, JMBT। ये सही क्रम की ट्रिक है। जे का मतलब है जलाल खां, M का मतलब है मानसिंह, B का मतलब है भगवंत, और T का मतलब है टोडरमल। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो JMBT, इस तरह से आप क्रम को याद रख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था वो क्रम से संबंधित पूछा गया था कि इनका सही क्रम क्या है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध। अब यहाँ से जो संघर्ष है वो हमारा चालू होता है मुगलों के साथ, क्योंकि 4 बार शिष्टमंडल भेजने पर भी महाराणा प्रताप जो है वो मुगलों की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब स्वीकार नहीं करते हैं तो अकबर जो है उन पर आक्रमण करने का विचार करता है, और उसी के परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो जो जो पॉइंट हमें याद रखने हैं सारे पॉइंट इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इस युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति मानसिंह था और उसका सहयोगी आसफ खां था। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ अकबर और मेवाड़ के बीच में वो था हल्दी घाटी का युद्ध। और इस युद्ध में जो अकबर की तरफ से जिसने सेना का नेतृत्व किया, सेनापति वो कौन थे? मानसिंह। मानसिंह ने ही इसकी सेनापतित्व क्यों किया, इसके पीछे का कारण माना जाता है कि जब समझाने के लिए मानसिंह को भेजा जाता है तो अकबर मानसिंह को ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि तुम राजपूत होने के बाद भी तुम अपना जो बेटी व्यवहार है वो मुगलों के साथ करते हो, राजपूत होने के बाद भी तुम दूसरों की अधीनता स्वीकार तुमने कर रखी है। तो ऐसी ऐसी बात कहने के बाद में उनको अपनी जो अपमान उनको वो होता है कि मेरे ये अपमान कर रहे हैं, इसी वजह से वो वापस अकबर के पास जाकर के कहते हैं कि जब भी उस पर आक्रमण किया जाए तो मेरे नेतृत्व में आक्रमण वहाँ पर किया जाए। इसी वजह से जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसका जो सेनापतित्व मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कि इस युद्ध की जो योजना है अकबर के किले, जिसको मैगजीन का किला भी कहा जाता है, अजमेर में बनाई गई। तो हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना है, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना है, वो अकबर ने मानसिंह आदि के साथ मिलकर के और कहाँ बनाई थी, ये भी हमें याद रखना है। तो अकबर का किला जो अजमेर में है, जिसका दूसरा नाम है मैगजीन का किला, वहाँ पर इस योजना को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह अजमेर से मेवाड़ के लिए रवाना हो जाता है। तो जैसे ही अजमेर के किले में, मैगजीन के किले में, अकबर के किले में योजना बना ली जाती है, तो उसके बाद रवानगी की हम बात करें तो रवाना कब होता है, 3 अप्रैल 1576 को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चलता है कि मुगल सेना मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की ओर कूच कर रही है, तो महाराणा प्रताप उस समय कुंभलगढ़ में थे। तो वहाँ से निकल करके गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य हल्दी घाटी में अपना पड़ाव डाल लेते हैं। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि महाराणा प्रताप कहाँ चले गए थे, कुंभलगढ़ को छोड़ करके। तो कुंभलगढ़ से निकल करके और गोगुंदा और खमनोर की जो पहाड़ियाँ, उनके बीच में एक स्थान है हल्दी घाटी, इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। और इसीलिए जाते हैं कि हल्दी घाटी की एक विशेषता थी कि यहाँ पर जो है इतनी तंग पहाड़ियाँ हैं कि एक साथ 2-3 व्यक्ति नहीं निकल सकते हैं। और महाराणा प्रताप के साथ सेना कम थी, तो वो इसी वजह से वहाँ पर गए थे ताकि कम सेना के साथ भी मुगलों की जो भयंकर और बड़ी सेना है उसके साथ संघर्ष किया जा सके। तो वहाँ पर ये गोगुंदा कुंभलगढ़ से निकल करके और हल्दी घाटी में ये अपना पड़ाव डाल लिए थे। हल्दी घाटी में लगे शिलालेखानुसार यह युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया और इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह जो युद्ध है 21 जून 1576 को लड़ा गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपने भी पहले दोनों ही डेट पढ़ी होंगी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो दोनों डेट हमें याद रखनी है। 18 जून 1576 किसके अनुसार है, तो हल्दी घाटी में शिलालेख है उसके अनुसार 18 जून है। और इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो युद्ध की डेट है हल्दी घाटी के युद्ध की, वो 21 जून 1576 है। अब यहाँ से आप पूछेंगे कि 2 डेट कैसे हो सकती हैं, तो जो भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कोई डाउट होता है, उनमें या तो वो एक ऑप्शन देते हैं, या तो वो ऑप्शन में 18 जून 1576 देगा या फिर 21 जून 1576 देता है। यदि वो दोनों डेट दे देता है तो ऐसे प्रश्न विवादित प्रश्नों में शामिल किए जाते हैं और उनको लास्ट में या तो डिलीट किया जाता है या फिर सभी को उसका बोनस दिया जाता है। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। दोनों इसीलिए रखनी है कि मान लीजिए ऑप्शन में मान लीजिए कोई सी भी आ जाए तो हमारा जो प्रश्न वो गलत ना हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुगल इतिहासकार बदायूनी इस युद्ध में मुगल सेना के साथ था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन से मुगल इतिहासकार मुगल सेना के साथ थे, तो बदायूनी मुगल सेना के साथ थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मुगलों की भागती हुई सेना को मेहत्तर खां ने यह कहकर हौसला बढ़ाया कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहा है। तो ऊपर मैंने बताया था कि जैसे ही मुगल सेना हल्दी घाटी में पहुंचती है तो वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो उनके अनुकूल नहीं होने के कारण और मुगल सेना के ऊपर मेवाड़ जो सेना है इस तरह से धावा करती है कि उनके जो हौसले हैं वो परस्त हो जाते हैं और मुगल सेना के बीच में हाहाकार मच जाता है। और इसी विपरीत परिस्थिति को देखकर और अपने आप को हारते हुए देख करके मुगल जो सेना है वहाँ से भाग खड़ी होती है। तो जैसे ही भागती है तो वहाँ पर एक रिजर्व सेना और होती है मुगलों की। तो रिजर्व सेना के जो सेनापति थे, नेतृत्व करता थे, जिनका नाम मेहत्तर खां था, उन्होंने ये कह करके और वहाँ पर उस सेना का हौसला बढ़ाया कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इस बात को सुनकर के मुगल सेना में वापस जोश आता है और पूरे जोश के साथ वापस वो युद्ध करने लग जाते हैं। तो यहाँ से आपको इस नाम को याद रखना है। ये वाक्यांश किसने कहा था कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहा है, तो मेहत्तर खां ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि महाराणा के हाथी का नाम जो इस युद्ध में शामिल था राम प्रसाद था। तो कई बार जो शामिल हुए हाथी घोड़े उनके नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। तो
ऐसे भी प्रश्न हमें याद रखने हैं क्योंकि इनका जो संबंध है वो भी हल्दी घाटी से है और मुगलों के साथ संघर्ष में ही इन हाथियों ने और घोड़ों ने भाग लिया था। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, राम प्रसाद। अकबर ने इस हाथी का नाम पीर प्रसाद रखा और युद्ध के बाद में कहा जाता है कि बादशाह अकबर को ये जो हाथी था वो बहुत ही प्रिय था और युद्ध से पहले भी एक दो बार उसने संदेश भिजवा करके और महाराणा प्रताप से ये हाथी लेना चाहा था। लेकिन महाराणा प्रताप के मना करने पर जब युद्ध होता है तो युद्ध में इस हाथी को मुगलों की जो सेना है वो जीत लेती है और अकबर को सौंप देती है। तो अकबर के पास आने पर अकबर ने इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदल करके और क्या रख दिया था, पीर प्रसाद। मानसिंह के हाथी की बात करें, जिस हाथी पर बैठ करके मानसिंह ने युद्ध लड़ा था उस हाथी का नाम था मर्दाना। और महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक है उसकी जो पैर जो कटता है वो मर्दाना हाथी के सूंड में जो धारदार हथियार था उसी से कटता है। तो मानसिंह के हाथी का नाम यदि पूछा जाए तो मर्दाना था और प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि महाराणा को मुगल सेना से घिरा हुआ देख करके झाला मन्ना, जिसका दूसरा नाम झाला बीदा भी इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है, तो झाला मन्ना ने महाराणा का राज चिन्ह धारण करके और उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला और स्वयं लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो जैसे झाला मन्ना ने देखा, झाला बीदा ने देखा कि महाराणा प्रताप को मुगल सेना घेर चुकी है और उनको क्षति हो सकती है, तो इस चीज़ को देख करके और महाराणा प्रताप की तरह दिखने वाले जो झाला बीदा थे उन्होंने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह यानी मुकुट धारण करके और युद्ध लड़ते रहे और वहाँ से महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाल दिया। सुरक्षित निकालने के बाद भी कहा जाता है कि एक दो मुगल जो सैनिक थे उनको ये पता चल जाता है कि महाराणा प्रताप यहाँ से सुरक्षित निकल करके बाहर जा चुके हैं, तो उनका पीछा भी करते हैं। तो वहाँ से उनके एक भाई थे शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। तो कहा जाता है कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अकबर के पास जा कर के रहने लग जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अपने भाई पर संकट आया हुआ है तो उस मुगल सैनिकों का पीछा करते हैं और उनको मौत के घाट उतार करके और अपने भाई महाराणा प्रताप की वो रक्षा करते हैं। क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं कि महाराणा प्रताप संकट में है तो उनका जो भ्रातृ प्रेम है, भाई वाला जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है और इसी वजह से अकबर की तरफ से लड़ते हुए होने के बावजूद भी वो महाराणा प्रताप की रक्षा करते हैं। तो यहाँ से आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये नाम याद रखना है, झाला बीदा और झाला मन्ना, कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को किसने धारण करके युद्ध लड़ा था, तो झाला मन्ना और झाला बीदा ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अकबर के खिलाफ महाराणा की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने युद्ध लड़ा, हकीम का सूरी। तो हकीम का सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा था, महाराणा प्रताप की तरफ से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा का मुख्य नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा राज संबंध था। तो ये जो प्रश्न है ऐसे कैसे में याद रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा था, तो केलवाड़ा राज संबंध। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित युद्ध बताया। तो कई इतिहासकारों ने कहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यह अनिर्णित युद्ध हुआ था, इसमें किसी की भी विजय नहीं हुई थी, ना ही किसी की हार हुई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि युद्ध के बाद प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे और निकट ही आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। तो आवरगढ़ जो है उसको इन्होंने अस्थायी राजधानी बनाया था। तो यहीं से हमारा प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने कौन से स्थान को अपनी अस्थायी राजधानी के रूप में चुना या अस्थायी राजधानी बनाया। तो हमें याद रखना है कोल्यारी गांव के पास आवरगढ़ को उन्होंने अस्थायी राजधानी बनाया। बदायूं ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ या राजस्थान की थर्मोपोली कहा है। तो इस युद्ध के 3 इतिहासकारों ने 3 नाम दिए हैं, वो भी हमें याद रखना है कि तीनों के ही नाम से यहाँ से प्रश्न बनता है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से संबोधित किया है। तो हमें याद रखना खमनोर का युद्ध। जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ या राजस्थान की थर्मोपोली कहा है और बदायूं ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो ये भी हमें तीनों चीज़ें याद रखनी है। 1578 की बात करते हैं तो 1578 में यानी हल्दी घाटी के युद्ध के 2 साल बाद
अकबर ने शाहबाज खां को कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए भेजा। तो यहाँ से यही याद रखना है कि 1578 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा? शाहबाज खान को। महाराणा प्रताप किले की जिम्मेदारी मानसिंह सोनगरा को सौंपकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय भी महाराणा प्रताप हैं जो कुंभलगढ़ से निकल करके और हल्दी घाटी की पहाड़ियों में चले जाते हैं, उसी तरह से जब 1578 में शाहबाज खां आक्रमण करने के लिए आते हैं तो उस समय भी जो महाराणा प्रताप है वो किले की जिम्मेदारी किसको सौंप करके? मानसिंह सोनगरा। ये मानसिंह सोनगरा कौन थे? अखैराज सोनगरा के पुत्र थे, यानी महाराणा प्रताप के मामा थे। उनको किले की जिम्मेदारी सौंपकर वहाँ से फिर निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 1578 में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त की। प्रथम बार किसी ने इस दुर्ग को जीता था। और जैसे ही वहाँ पर ये पहुँचते हैं शाहबाज खां और कुंभलगढ़ पर आक्रमण करते हैं तो कुंभलगढ़ को ये जीत लेते हैं। तो अप्रैल 1578 में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ से भी यही प्रश्न बनता है कि कौन अकबर के किस सेनापति ने कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त की? तो हमें याद रखना शाहबाज खां ने। और यह प्रथम बार ऐसा घटनाक्रम था जिसमें किसी मुगल ने प्रथम बार कुंभलगढ़ को जीता था। तो पहली बार कौन से मुगल सेनापति ने कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त करी थी? इस तरह से भी यदि प्रश्न पूछा जाता है तो भी हमारा आंसर हो जाएगा शाहबाज खां। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि शाहबाज खां नवंबर 1578 में दूसरी बार और अक्टूबर 1579 में तीसरी बार मेवाड़ गया, लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। तो कुंभलगढ़ को जीतने के बाद भी उसके बाद 2 बार और शाहबाज खां को अकबर के द्वारा भेजा गया ताकि वो महाराणा प्रताप को पकड़ करके और मुगलों के सामने यानी अकबर के सामने पेश कर सके। लेकिन 3 बार शाहबाज खां मेवाड़ की तरफ जाता है, आक्रमण करता है, लेकिन तीनों बार ही महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक सेनापतियों को भेजा, अनेक शिष्टमंडलों को भेजा, लेकिन लास्ट तक भी इसको अकबर को पकड़ने में और अपने समक्ष प्रस्तुत होने में असफल रहा। यानी उसको पकड़ने में वो किसी भी सेनापति के कारण सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिवेर का युद्ध। तो हल्दी घाटी से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट अच्छी तरह से पढ़े हैं। जो जो चीज़ हमें याद रखनी उन सारे पॉइंट्स पर मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिवेर का युद्ध। इस युद्ध की बात करें तो अक्टूबर 1582 में युद्ध लड़ा गया था। दिवेर का किलेदार शेरिमा सुल्तान खां अकबर का चाचा मारा गया। तो दिवेर का जो युद्ध है तो जैसे ही शाहबाज का 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद वापस लौट जाते हैं तो इसके बाद में जो अकबर है वो मेवाड़ की तरफ से थोड़ा ध्यान देना कम कर देते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके अकबर के अधीन जो दिवेर क्षेत्र था, दिवेर का किला था, उस पर महाराणा प्रताप आक्रमण कर देते हैं। और वहाँ के जो किलेदार थे वो कौन थे? शेरिमा सुल्तान खां। और ये अकबर के रिश्ते में चाचा लगते थे। इसको मार दिया जाता है और दिवेर के किले पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो जाता है। दिवेर के युद्ध में महाराणा का सेनापति अमर सिंह था जो इसका पुत्र था और प्रताप ने गोरिल्ला यानी छापा मार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ कौन से युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इसका मतलब छापा मार युद्ध प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो जिस तरह से आपने देखा है कि मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा कर्नल जेम्स टोड ने? तो दिवेर के युद्ध को कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की या राजस्थान की थर्मोपोली। तो यहाँ पर दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग युद्धों के नाम हैं। कई बार क्या होता है एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए 2 नामों में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। दिवेर के युद्ध को हम थर्मोपोली कह देते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध को हम मैराथन के नाम से याद करके और वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, किसी भी ट्रिक से आपको दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अकबर ने अंतिम बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, लेकिन इसे भी सफलता नहीं मिली। तो इस पॉइंट में जो चीज़ याद रखने की वो यही है
कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम बार किसको भेजा? जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। कब भेजा? 5 दिसंबर 1584 को। प्रताप ने अंतिम समय में चावंड को अपनी राजधानी बनाया और 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2016 में कि महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में कौन से स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो चावंड को। इसी में मैंने एक पॉइंट और शामिल किया है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु भी कहाँ होती है? तो 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। नेक्स्ट हमारे शासक हैं 12वें नंबर के अमर सिंह। इनका जो शासनकाल है वो 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु से लेकर के और 1620 तक इनके शासनकाल, लगभग 23 साल इन्होंने शासन किया था। महाराणा प्रताप के पुत्र और चावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अमर सिंह के विरुद्ध अकबर ने 1599 में जहांगीर को उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिनका नाम सलीम था। तो सलीम से भी यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि सलीम और जहांगीर एक ही व्यक्ति के नाम थे। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही अमर सिंह शासक बनते हैं तो उस समय भी दिल्ली के शासक कौन थे? अकबर। और अकबर के पुत्र का नाम था सलीम जहांगीर। उनको अकबर ने 1599 में 1599 में जहांगीर को उदयपुर आक्रमण करने के लिए भेजा। ऊटाला नामक स्थान पर दोनों सेनाओं यानी मुगल सेना और मेवाड़ सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मेवाड़ सेना की जीत होती है। तो यहाँ पर ऊटाला नामक स्थान पर युद्ध होने के कारण इस युद्ध को नाम दिया गया ऊटाला का युद्ध। तो ऊटाला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? जहांगीर और अमर सिंह की सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और दोनों के बीच में इस युद्ध में जीत किसकी होती है? तो मेवाड़ सेना यानी अमर सिंह की सेना के इसमें जीत होती है। 1605 में जहांगीर दिल्ली का शासक बना। जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा और देवारी नामक स्थान पर अनिर्णायक युद्ध हुआ। तो जिस तरह से अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को भेजा था, तो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और शासक बनते ही 1605 में ये शासक बनता है। शासक बनते ही जहांगीर ने भी उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने पुत्र, जिसका नाम था परवेज, उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। तो परवेज के नेतृत्व में कहाँ पर मेवाड़ सेना के साथ कहाँ पर युद्ध होता है वो भी हमें याद रखना है, देवारी नामक स्थान पर। तो यहाँ पर इस युद्ध को कहते हैं देवारी युद्ध। तो देवारी युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो जहांगीर के पुत्र परवेज और अमर सिंह के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था और ये युद्ध भी हल्दी घाटी की तरह अनिर्णायक युद्ध रहा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1605 में स्वयं जहांगीर अजमेर जाकर के और अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहाँ और सेनापति को, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और कत्लेआम करने का आदेश देता है। तो यहाँ से देखते हैं कि जिस तरह से अकबर ने भी अनेक बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अनेक सेनापतियों को भेजा था, तो उसी तरह जहांगीर भी एक दो बार अपने पुत्र को और सेनापति को भेजता है। लेकिन जब असफलता हाथ लगती है, एक युद्ध में उसको हार का सामना करना पड़ता है, एक दो में उसको अनिर्णायक की स्थिति में वापस लौटना पड़ता है, तो आखिरकार 1613 में जहांगीर अजमेर में रणनीति बना करके अपने पुत्र खुर्रम और अपने सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और उनको कहता है कि वहाँ पर जितनी भी खड़ी फसल है उसको जला दिया जाए और जो भी मेवाड़ के जितनी भी जनता या बच्चे महिला जो भी सामने आए उनका कत्लेआम कर दिया जाए, उनको बंदी बना लिया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ 1613 में फिर वो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और जनता पर बहुत ही क्रूर अत्याचार उनके द्वारा किया जाता है। जनता पर हो रहे अत्याचार को देख कर के अमर सिंह ने अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर जहांगीर के साथ संधि कर ली। तो जैसे ही वो देखते हैं और इस चीज़ का सामना अमर सिंह नहीं कर पाते हैं और जनता पर अत्याचार होते हैं, तो अमर सिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कर्ण सिंह, उन्होंने अपने पिताजी से निवेदन किया कि अब हमें केवल संधि करने पर ही फायदा है, संधि से ही हम अपनी जनता और राज्य को बचा सकते हैं। तो ना चाहते हुए भी अमर सिंह ने और जहांगीर से संधि की। नेक्स्ट पॉइंट है कि संधि के अनुसार सर्वप्रथम मुगल दरबार में अमर सिंह का बड़ा पुत्र कर्ण सिंह गया और संधि में अनेक पॉइंटों को रखा गया। तो संधि के अनुसार ये कहा गया कि मेवाड़ के महाराणा स्वयं
मुग़ल दरबार में ना जा कर के, और उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो मुग़ल दरबार में जाएगा। और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम मुग़ल दरबार में कौन गए थे? तो अमर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम कौन से मेवाड़ के शासक के ज्येष्ठ पुत्र मुग़ल दरबार में गए थे? तो अमर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह वहाँ पर गए थे। अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था, 5 फरवरी 1615। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ना चाहते हुए भी अमर सिंह के ये कलंक लगता है एक तरह से। राजपूत और महाराणा प्रताप के वंशज होने के बाद भी इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसके पीछे क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे, उसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। और अमर सिंह, तो आपको याद रखना है कि कौन से मेवाड़ के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी? तो अमर सिंह। और कब करी? 5 फरवरी 1615। नेक्स्ट हमारे शासक हैं कर्ण सिंह, जिनका शासन रहा है 1620 से 1628। मुगलों के द्वारा कर्ण सिंह को मनसबदारी प्रथा से नवाजा गया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कर्ण सिंह के पिता जो अमर सिंह है वो संधि कर ही चुके थे, और उसी संधि के चलते चलते कर्ण सिंह भी वहाँ पर मुग़ल दरबार में उपस्थित होते ही थे। और इनकी वफादारी को देख करके, इनकी सेवा भाव को देख करके, और मुग़लों के द्वारा जो अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी उससे कर्ण सिंह को नवाजा गया। और यहीं पर हमें जो पॉइंट याद रखना वो यही है कि मेवाड़ के पहले शासक जिनको मनसबदारी प्रदान की गई। बस एक ही पॉइंट हमें कर्ण सिंह से रिलेटेड याद रखना है कि मेवाड़ के ऐसे कौन से शासक थे, प्रथम शासक थे, जिनको मुग़ल सल्तनत के द्वारा, मुग़ल शासक के द्वारा मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो हमें याद रखना कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह किसके पुत्र थे? अमर सिंह के। नेक्स्ट हमारे शासक हैं जगत सिंह, जिनका शासनकाल रहा 1628 से 1652। जगत सिंह ने 1615 में की गई मेवाड़ मुग़ल संधि का उल्लंघन करते हुए और चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 3-4 पॉइंटों की संधि में रखा गया था, तो एक पॉइंट की चर्चा ऊपर हम कर ही चुके हैं कि मेवाड़ का जो भी शासक होगा उसका ज्येष्ठ पुत्र ही मुग़ल दरबार में उपस्थित होगा। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि मुग़लों ने कहा कि जितने भी किले हमारे द्वारा मेवाड़ रियासत के जीते गए हैं वो वापस आपको लौटा दिए जाएंगे, लेकिन उनकी मरम्मत आप नहीं करवा सकते। ये पॉइंट उसमें रखा गया था संधि में। तो जगत सिंह ने इस शर्त का उल्लंघन करते हुए और इन्होंने चित्तौड़ के किले की जो मरम्मत है वो स्टार्ट की और मरम्मत इन्होंने करवाई। इसी बात से नाराज होकर के शाहजहां ने 1631 में एक आदेश जारी कर प्रतापगढ़ व शाहपुरा को मेवाड़ से पृथक कर अलग रियासत का दर्जा प्रदान किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट भी निकल करके आता है कि जगत सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो शाहजहां उस समय शासक बन चुका होता है, और जैसे ही वो देखते हैं कि जो मेवाड़ मुग़ल संधि उसका उल्लंघन करते हुए और इन्होंने, जगत सिंह ने, और मेवाड़ के किले की मरम्मत करवाई है, तो इसी चीज़ से वो नाराज़ होकर के और प्रतापगढ़ और शाहपुरा को अलग रियासत का दर्जा वो दे देते हैं। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कौन से मुग़ल बादशाह ने प्रताप और शाहपुरा को मेवाड़ रियासत से अलग किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहजहां। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? जगत सिंह। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे शासक है राज सिंह, जिनका शासनकाल रहा है 1652 से 1680 ईस्वी तक। राज सिंह ने अपने पिता जगत सिंह के चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत कार्य को जारी रखा। तो जिस कार्य को जगत सिंह ने संधि का उल्लंघन करते हुए शुरू किया था, उसी कार्य को राज सिंह ने भी जारी रखा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भिजवाई और सादुल्ला खां के द्वारा समस्त निर्माण कार्यों को तुड़वा दिया गया। तो यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है ये याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मरम्मत कार्य को तुड़वाने के लिए शाहजहां ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो हमें याद रखना सादुल्ला खां के नेतृत्व में। शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह और औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह तटस्थ रहा। उसका सकारात्मकता से प्रसन्न होकर के औरंगजेब द्वारा राज सिंह के पद को 6000 मनसब कर दिया गया। तो ये देख सकते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत के लिए, मुग़ल सल्तनत के लिए दारा सिकोह औरंगजेब जो शाहजहां के 2 पुत्र थे उनमें युद्ध हो रहा था उत्तराधिकार को लेकर के, तो दारा सिकोह जो हैं वो राज सिंह को पत्र लिख करके और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए कहते हैं।
लेकिन जो राज सिंह है वो ये कह कर के टाल देते हैं कि मेरे लिए दोनों ही राजकुमार समान हैं, और इसी बात से प्रसन्न होकर के और जो औरंगजेब हैं उन्होंने राज सिंह को 6000 मनसब प्रदान किए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, उसे औरंगजेब से बचाया, जिससे औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गए थे। कैसा माना जाता है कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का जो विवाह है वो औरंगजेब के साथ तय कर दिया जाता है, लेकिन चारुमती इनसे विवाह नहीं करना चाहती थी और चारुमती ने राज सिंह के पास मैसेज भिजवाया कि संकट की घड़ी में मेरी मदद कीजिए, और इसी बात का अनुसरण करते हुए चारुमती की बात को मानते हुए ही राज सिंह चारुमती से विवाह करते हैं और औरंगजेब के साथ हो रहे विवाह से उसको बचाते हैं। इस बात से औरंगजेब नाराज हो जाते हैं और राज सिंह के खिलाफ उन्होंने सेना भेज करके उनका विरोध प्रकट करते हैं। राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगाए गए जजिया कर का भी विरोध किया। औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को राज सिंह ने शरण दी। तो ये तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं कि राज सिंह ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुगलों के सामने इन्होंने अपना जो जज्बा है वो दिखाया है और खुली इनको चुनौती दी गई है। पहली चुनौती इन्होंने चारुमती से विवाह करके दी है। दूसरी जो चुनौती है वो इन्होंने जजिया कर का विरोध करके दी है कि उस समय इनका बोलबाला था, फिर भी राज सिंह ने जजिया कर का खुला विरोध किया था। और तीसरी जो चुनौती है वो औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को अपने यहाँ शरण दे करके की है। तो इस पॉइंट में हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि राज सिंह ने कौन से औरंगजेब के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी थी। तो अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों को ही इन्होंने यहाँ पर शरण प्रदान करी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करने के समय जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि दिल्ली पर जब अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? जगत सिंह द्वितीय। और इसी के साथ हमारा जो पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ वो समाप्त होता है। तो 3 पार्टों में हमने इस पॉइंट को कंप्लीट किया है और बहुत अच्छी तरह से, ताकि आपका इस पॉइंट से एक भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा, ये मेरा पूरा पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में दे चुका हूँ और उसी आधार पर मैंने इस चैनल को प्रारंभ करने का जो निर्णय है वो लिया है, ताकि जो रणनीति मैंने अपनाई थी वो रणनीति मैं आपको बता सकूं और उसी तरह से नोट्स बना करके आपको अध्यापन करवा सकूं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज का कंटेंट कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए